करना है विटामिन्स के बारे में। अच्छा, जिस तरह हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह की ज़रूरत होती है अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी वगैरह के लिए, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी के, हमारे टिश्यूज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन सॉरी लिपिड्स वगैरह हो गए, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है, खुद भी बना सकती है। लेकिन वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, बल्कि हमें इन्हें अपनी डाइट के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए, सप्लीमेंट्स के ज़रिए से बाहर से लेना पड़ता है। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है विटामिन्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी होती है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, कि हमारी बॉडी उन्हें खुद तैयार नहीं कर सकती, बल्कि हम बाहर से डाइट के ज़रिए से या सप्लीमेंट्स के ज़रिए से हम इन्हें हासिल करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी हो जाए उसकी वजह से भी मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, इनकी ज़्यादती की वजह से भी मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है नॉर्मल अमाउंट से, वो डिपेंड करता है ग्रोथ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान। जो मदर अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, उनकी बॉडी के अंदर डेली रिक्वायरमेंट विटामिन्स की ज़्यादा हो जाती हैं। आप विटामिन्स की कुछ टाइप्स होती हैं, दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सोलेबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सोलेबल विटामिन्स। फैट सोलेबल विटामिन्स और वाटर सोलेबल विटामिन्स को आगे मजीद टाइप्स हैं। फैट सोलेबल विटामिन्स के आगे चार टाइप्स हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि वाटर सोलेबल विटामिन्स की दो टाइप्स हैं: विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मजीद आगे डिफरेंट विटामिन होते हैं, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3। तो इसलिए इसका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। तमाम विटामिन्स की हम डिटेल्स देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में हमने डिस्कस किया चार टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो होती है विटामिन ए की। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और इसका जो मेन रोल होता है वो हमारे देखने से मुतलिक, हमारी आंखों से रिलेटेड या विजन से रिलेटेड होता है। विजुअल प्रोसेसेस में विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे देखने का जो अमल होता है उसको नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत अहम होता है। सबसे पहले विटामिन ए को डिस्कवर किया था एमसी कोल्यूमिन नामी एक साइंटिस्ट था। 1915 में उसने डिस्कवर किया था। ये विटामिन हीट स्टेबल होता है और दो फॉर्म में पाया जाता है: विटामिन A1 और विटामिन A2। अच्छा, विटामिन ए के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, यानी और इसे किस किस नाम से जाना जाता है: रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं विटामिन ए को। इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन ए के, जराया कौन कौन से होते हैं, किन किन जरिए से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं? एनिमल से भी हम इसे हासिल कर सकते हैं, हम इन्हें प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में हम इन्हें एनिमल्स के लिवर से, जिगर से हासिल कर सकते हैं। फिशेस से हासिल कर सकते हैं। फिशेस में कॉड फिश है, उसके लिवर से जो ऑयल हासिल होता है उसमें विटामिन ए बहुत पाया जाता है। अंडे की जर्दी में, बटर, चीज, मिल्क, किडनी, एनिमल्स के मसल्स वगैरह में जो विटामिन ए है ये पाया जाता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैरेट, पोटैटो, स्पाइनच, पालक, जिसे कहते हैं कॉर्न, मकई, शुगर बीट, चुकंदर और शुगर केन, गन्ने वगैरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब विटामिन ए के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या काम सर अंजाम देती है? तो सबसे पहला फंक्शन हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा विटामिन ए के, कि विजन प्रोसेसेस जो है, विजुअल प्रोसेसेस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसे हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन आता है हमारी आंखों के ऊपर, कि विटामिन ए जो है ये हमारे नॉर्मल विजुअल प्रोसेसेस, देखने से रिलेटेड जो हमारे काम हैं उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब विटामिन ए को हमने नाम दिया था रेटिनल। अब रेटिनल जो है वो बेसिकली पाया जाता है रेटिना में। अब रेटिना क्या होती है? हमारी आंख की लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं, उसमें जो इनर लेयर
लेयर होती है, सबसे अंदरूनी आंख की, उसे कहा जाता है रेटिना। ये रेटिना दो तरह के सेल से मिलकर बनी होती है, रोड सेल्स एंड कॉन सेल। रोड सेल्स और कॉन सेल्स का काम होता है हमें देखने में हेल्प करना। रोड सेल्स का काम होता है डिम लाइट में, यानी मध्यम रोशनी में या रात के वक्त हमें जो देखने में हेल्प करते हैं वो रोड सेल्स करते हैं, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमें कलर्स में डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास विटामिन ए है वो रेटिना के ऊपर पाया जाता है। ये जो विटामिन ए का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। विटामिन ए क्या काम करता है, ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलके एक नई प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे रोड सेल्स के ऊपर पाई जाती है। रोड सेल्स कौन से, जो रेटिना के ऊपर पाए जाते हैं और हमें डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं। तो जब हमारी विटामिन ए या रेटिनल रोडोप्सिन के साथ में ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बनाता है, ये रोडोप्सिन प्रोटीन रोड सेल के ऊपर पाई जाती है, और फिर ये हमें रोडोप्सिन डिम लाइट में यानी मध्यम रोशनी में देखने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे कि हमें देखने में हेल्प कौन करता है, हमारे रोड सेल के ऊपर मौजूद रोडोप्सिन प्रोटीन हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में जो विटामिन ए है वो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में रोल प्ले करता है। मेल में टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और फीमेल में ओवरी से एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ओजेनेसिस यानी एग की प्रोडक्शन में फीमेल की बॉडी के अंदर अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है तो उसकी ब्रेकडाउन की वजह से कुछ रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमारा जो विटामिन ए है बॉडी के अंदर वो क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को कह लें कि किल करता है, उन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में, फ्री रेडिकल्स को हमारी हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से महफूज करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हम कह सकते हैं कि विटामिन ए जो है वो फ्री रेडिकल्स को किल करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है। नेक्स्ट विटामिन ए का रोल होता है बोन्स और टीथ के ऊपर। हमारी बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गन्स की एपिथेलियल लेयर्स हो गई, सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं या जो हमारी स्किन होती है उसको नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्नी होती है या हमारी बॉडी के ऊपर कहीं पे कोई रैशेस वगैरह बन जाए तो उसको भी हमारी ट्रीट करने में ये हेल्प करता है विटामिन ए। अच्छा, इसके अलावा विटामिन ए का काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटी को इन्हांस कर देना, उसको बढ़ा देना, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देना। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं खुराक में, या कह लो कि शुगर, तो ये विटामिन ए क्या करती है, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, और वो ग्लाइकोजन फिर हमारी बॉडी के अंदर उसको स्टोर कर लेती है। ग्लाइकोजन क्या होती है, बेसिकली ग्लाइकोजन शुगर की स्टोर फॉर्म होती है जो हमारे टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये इसकी ब्रेक डाउन होकर ये दोबारा से हमारी बॉडी के इस्तेमाल में आ जाती है। इसके अलावा विटामिन ए प्रोटीन की सिंथेसिस में भी अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, ये तो थे कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब हमारे पास आगे आता है टॉपिक कि विटामिन ए की अगर हमारे डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उस वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें डेफिशिएंसी की, तो अगर आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस याद होंगे विटामिन ए की ए के, तो आप उसकी डेफिशिएंसी खुद लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने बात की थी आंखों के ऊपर, कि आंखों में जो विटामिन ए है वो रोडोप्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और वो रोडोप्सिन प्रोटीन हमें रात के अंधेरे में देखने में मदद करती है, ये डिम लाइट में देखने में मदद करती है। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आंखों के अंदर रोडोप्सिन नहीं बनेगी। रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि डिम लाइट में हमें नजर नहीं आएगा, और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे लोग जिन्हें रात के अंधेरे में नजर नहीं आता या मध्यम रोशनी में नजर नहीं आता उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली किस वजह से होती है कि जब विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से
रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाती, रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाती, तो फिर हमें रात के अंधेरे में नजर नहीं आता। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जीरोप्थैल्मिया नामी एक डिसीज होती है। इस डिसीज में हमारी आंखें जो हैं वो आंसू प्रोड्यूस नहीं कर सकती। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे कॉर्निया होती है आंख के लिए, आंख में, उसमें भी ड्राइनेस हो जाती है, वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से अब अगर हम महसूस करें तो हमारी आंख के अंदर लिक्विड पाया जाता है जो हमें ब्लिंक करने में, हमारी आंखें चमकाने में हेल्प करता है। लेकिन जब हमारे कॉर्निया में ड्राइनेस हो जाएगी तो उसकी वजह से हम आंखें जब चिपकाएंगे, जब ब्लिंकिंग करेंगे तो हमें इरिटेशन होगी। इस किस्म की कंडीशन को कहते हैं केराटिनाइजिंग मेटाप्लेसिया। ठीक है। जीरोप्थैल्मिया में टेयर्स प्रोड्यूस नहीं होते और केराटिनाइजिंग मेटाप्लेसिया में हमारी जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाती है और आंखों को ब्लिंक करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमने पीछे बात की कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है विटामिन ए, लेकिन अगर विटामिन ए की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिप्रोडक्शन में ये एग और स्पर्म की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसका काम था प्रोडक्शन करवाना, लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये एग और स्पर्म की प्रोडक्शन को कम कर देगा। स्किन पे ये हमारी स्किन को हेल्दी बना रहा था, एक्नी को रिमूव कर रहा था, लेकिन जब डेफिशिएंसी हो रही है तो एक्नी भी इसकी वजह से होगी और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमारी बोन और टीथ को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके डेवलपमेंट में यूज हो रहा था, लेकिन जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स और टीथ सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा विटामिन, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जो है ये वाहिद ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है। बाकी जितने भी विटामिन हैं उनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर जिससे सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन डी का जो मेन फंक्शन होता है सबसे, वो होता है हमारी बोन्स की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट करवाना। इसके आगे मजीद 10 टाइप्स होती हैं विटामिन डी की। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये इन्हें नाम दिया गया है विटामिन डी के आगे मजीद जो टाइप्स हैं। लेकिन जितनी भी ये टाइप्स हैं उसमें से सिर्फ 2 टाइप्स ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। उसमें आती है एक विटामिन D2 जिसको हम एर्गोस्टेरॉल भी कहते हैं, और विटामिन D3 जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। अब विटामिन D2 ऐसा विटामिन है जिसे हम वेजिटेबल सोर्स से, हम प्लांट्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन D3 ऐसा विटामिन है जो हमें ह्यूमन से, एनिमल से हासिल होता है। हम कह सकते हैं कि विटामिन डी में विटामिन D3 ऐसा विटामिन है जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अगर हम कहें कि विटामिन D2 को हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो नो, हमारी बॉडी प्रोड्यूस किस विटामिन को करती है, विटामिन D3 को। ठीक है। ये ह्यूमन ओरिजिन यानी कि हमें, हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, कैल्सीफेरॉल, एर्गोस्ट्रॉल और एंटी रिकेट विटामिन। रिकेट एक डिसीज होती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, तो ये उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, इस वजह से इसे एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं फिशेस, एनिमल का लिवर, कॉड लिवर ऑयल। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बना सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि हमारे पास जो विटामिन D2 और D3 हैं, D3 विटामिन जो है, मैंने कहा कि ये हमारी बॉडी जो है इसे खुद सिंथेसाइज कर सकती है, ये ह्यूमन ओरिजिन होती है इसकी। अब किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से कि हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होती है एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर। ठीक है। हमारी स्किन पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके, और वो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। D3 जो है उसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में, और वो एक्टिव फॉर्म क्या होती है, कैल्सीफेरॉल होती है, या विटामिन D3 होता है। इस तरीके से जब सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर मौजूद जो कह लें कि कोलेस्ट्रॉल है इनएक्टिव फॉर्म में, वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में कैल्सीफेरॉल में, और इस तरह विटामिन डी की हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हो जाती है।
अच्छा, अब बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विटामिन डी के। विटामिन डी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसमें सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हमने बात की थी कि विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह। तो जो मेजर फंक्शन होता है कैल्शियम डी का वो होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाना। अब हमारे जो ब्लड है उसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक होता है उसका सेलुलर पार्ट और एक होता है ए सेलुलर पार्ट। ए सेलुलर पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो विटामिन डी का काम होता है कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देना। अब ये किस तरीके से प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है विटामिन डी, वो तीन तरीकों से इंक्रीज करता है। सबसे पहला तरीका तो होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहां पे होनी होती है खुराक की एब्जॉर्प्शन, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव होना होता है, ठीक है। तो जो विटामिन डी है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन पे जाता है, और इंटेस्टाइन में जो फूड होती है जहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, विटामिन डी क्या करता है उस फूड में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और उसे हमारे ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा के अंदर भेज देता है। इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक तरीका तो ये हो गया कि इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा में भेज देना। दूसरा तरीका कि विटामिन डी ने क्या करना है, किडनी अब क्या काम करती है, किडनी का काम होता है इसने यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है। अब यूरिन की फॉर्मेशन जब विटामिन किडनी ने करनी है तो विटामिन डी क्या करेगा, किडनी के अंदर हो रही होती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो विटामिन डी जाएगा, वो जाएगा किडनी के पास, और किडनी ने तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे चीज़ों को बाहर फेंक देना, तो ये क्या करेगा जाके कि कैल्शियम को वहां से लेगा और ब्लड के अंदर डाल देगा। कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बॉडी के से बाहर रिमूव होने को ये कम कर देगा और हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम को डाल देगा। इस तरीके से कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है कि जो ओल्ड बोन्स होती हैं विटामिन डी क्या करता है उनमें से कैल्शियम को लेता है और हमारे प्लाज्मा के अंदर डाल देता है। इन तीन तरीकों से हमारे कैल्शियम की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और कैल्शियम का लेवल हमारे प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। जिस तरीके से कैल्शियम हमारी बोन्स वगैरह के लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, इस तरीके से फॉस्फेट भी ज़रूरी होती है। तो विटामिन डी जिस तरीके से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है बिल्कुल उसी तरीके से फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। हमारी बोन्स की ग्रोथ में क्या करता है कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की ग्रोथ को करवाता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। टीथ की भी नॉर्मल फॉर्मेशन में विटामिन डी का रोल होता है। अच्छा, अब विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी वजह से जो जो सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, सबसे पहले आती है रिकेट्स। हमने बात की कि विटामिन डी जो है वो बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ वगैरह के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसका मतलब है हमारी बोन्स की सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो जो बीमारी हमें मुख्तलिफ बोन्स की होती है उसमें एक बीमारी आ जाती है रिकेट्स की। रिकेट विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या होती है, अलामात क्या होती है कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, ढांचे में हमारा जो होता है उसमें थोड़ी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, स्कल बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों में जो टीबिया और फिब्यूला है बोन्स उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, कह लें कि टांगे थोड़ी मुड़ी हुई कह लें, बेंट हुई कह लें, बाउड हो जाती हैं जो टांगे हैं। तो रिकेट बेसिकली क्या है, वीकनेस ऑफ बोन, बोन्स की वीकनेस को कहा जाता है रिकेट। दूसरी कंडीशन की विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादातर जो ऑस्टियोमलेशिया होती है ये वुमेन्स में होती है, उन वुमेन में वुमेन में होती है, उन वुमेन्स में जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में हो सकती हैं ऑस्टियोमलेशिया। बड़ी एज के जो लोग हैं उनमें हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो सनलाइट में कम बैठते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी हम जिस भी फॉर्म में लें वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसने एक्टिव कब होना है, जब वो सनलाइट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगी, सनलाइट में एक्सपोजर होगा। तो मोस्टली ज़्यादातर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है वो वुमेन में ज़्यादा होता है। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक होने की वजह से पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा कुर्सी पे उठने बैठने में कुर्सी से खड़े होने में जो है उसको मुश्किल पेश आती है। दांतों के ऊपर इसका इफेक्ट होता है कि दांतों की सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाती। दांत थोड़ा लेट निकलते हैं और जो इनेमल की प्रोडक्शन होती है वो भी डिफेक्टिव होती है।
टेटनी में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की। ये सारी कंडीशंस विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अब है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। पहले जो हमने कंडीशंस डिस्कस की वो थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से। लेकिन अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर ज्यादती हो जाए तब क्या होगा? तब हमारी किडनी स्टोन्स होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो डेफिनेटली उस चीज ने किडनी से गुजर के ही बॉडी से बाहर मूव करना है। तो ये क्या करेगी, किडनी में जाके किडनी स्टोन प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा हाई कैल्शियम की वजह से ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, जो वाइटामिन कह लेना फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, तो फैट सोल्यूबल विटामिन की ज्यादा ज्यादा खतरनाक होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन की इतनी नहीं। क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो तो यूरिन के अंदर डिजोल्व होकर बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, अब डेफिनेटली यूरिन के अंदर वाटर है, तो वो फैट सोल्यूबल यूरिन के साथ डिजोल्व होकर बॉडी से बाहर मूव नहीं कर सकते, तो वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसकी वजह से फैट सोल्यूबल विटामिन की जो टॉक्सिसिटी होती है ये ज्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल विटामिन।